हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। ये वीडियो EHD 06 या फिर BHDE 106 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं आपको जो बचे हुए प्रश्न हैं उनके आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसमें 2-3 आंसर मैं आपको समझा दूंगी और कल एग्ज़ाम में तो शायद और वीडियो ना बन पाए, तो मैं जो आंसर मेरे पास PDF में है वो मैं आप लोगों के साथ उनके स्क्रीन शेयर कर दूंगी, तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अगर आपको उनका PDF चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID मिल जाएगी, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके PDF के लिए बोल सकते हैं। आपको 20 रुपये PDF के लिए पे करने होंगे और आपको PDF मिल जाएगी। प्रश्न हमारा इम्पोर्टेंट कि हिंदी के प्रचार प्रसार में यांत्रिक उपकरण है ना, उनका योगदान क्या है, या फिर यांत्रिकरण क्या है हिंदी के क्षेत्र में, उनके बारे में बताइए। तो सबसे पहले हमें यांत्रिकरण पता होगा तो हम आराम से लिख सकते हैं कि हिंदी में यांत्रिकरण का क्या योगदान है। तो पहले हम यांत्रिकरण देखेंगे। यांत्रिकरण का मतलब हो गया यंत्रों का प्रयोग करना। यांत्रिकीकरण का अर्थ है यंत्रों का उपयोग करना, यानी हम किसी भी काम को पहले हाथ की सहायता से करते थे, अब उसके स्थान पर यंत्रों की सहायता से करते हैं, उसी को यांत्रिकरण कहा जाता है। जैसे पहले हम आटा पीसते थे ना, तो हाथ वाली चक्की होती थी। मसाले पीसते थे तो कोई जैसे मम्मी और खाना बनाती थी तो मसाले सिलबट्टे पे पीसती थी, और हम लोग क्या करते हैं, मिक्सी से पीसते हैं, और बिजली की जो चक्की होती है उससे हम आटा पिसवाते हैं। तो ये चीज़ें क्या यंत्रीकरण हो गया। हमारे किचन के काम में ये यंत्र काम आते हैं, ये हमारे कामों का यांत्रिकीकरण है। यांत्रिकीकरण का योगदान क्या है भाषा के लिए, हिंदी के लिए। इस प्रकार भाषा के क्षेत्र में भी यांत्रिकीकरण का बड़ा ही महत्व है। समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन, मुद्रण, प्रशासनिक कार्यों की फाइलों के रखरखाव, हिसाब किताब, टंकण, मुद्रण आदि के लिए भी यांत्रिकीकरण आवश्यक है। यांत्रिकीकरण के कुछ साधन हैं जो कि हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाने में योगदान देते हैं, जैसे कि तार हो गया, मुद्रण, टंकण आदि। तार है, उसके द्वारा तेज गति से और कम शब्दों में जल्दी जल्दी जो कुछ भी संदेश भेजना होता है ना, टाइप कर देते हैं और कहीं दूर बैठे व्यक्ति को आराम से हम भेज सकते हैं मैसेज। मुद्रण या टंकन से भी समाचार पत्र पत्रिका, किताब हो गई, फाइल हो गई, कोई भी चीज हो गई, उनका प्रकाशन संभव है। छपाई का कार्य जल्दी और कम समय में ज़्यादा हो जाता है। यांत्रिकीकरण के बिना भाषाई जो कार्य होते हैं उनके क्रियान्वयन में तेजी का अभाव हो सकता है। यांत्रिकीकरण के प्रयोग से कुछ समय में समाचार या साहित्यिक रचनाएं करोड़ों लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सकती हैं। मुद्रण में टंकण यंत्र यानी कि टाइप करने की मशीन होती है ना, वो सबसे ज़्यादा उपयोगी साधन होता है। इससे हम तेज गति से साफ साफ पांडुलिपियां तैयार कर सकते हैं, और नीचे कार्बन लगा के एक ही समय में ऊपर लिखा जा रहा है और 5 कॉपियाँ नीचे तैयार हो रही हैं, तो इस तरह 4-5 प्रतियां भी बना सकते हैं। अगर ये ना हो तो हमें हाथ से ही 5 बार लिखना पड़ेगा और साफ सफाई का ध्यान भी रखना होगा लिखते टाइम। आज भारत की प्रत्येक भाषा में टंकण यंत्र उपलब्ध हैं। भारतीय भाषा के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में कंप्यूटर का प्रयोग भी होने लगा है। इससे हिंदी व अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें पत्राचार, पांडुलिपियों का संपादन, कार्यालय में फाइलों का रखरखाव, हिसाब किताब, शब्दकोश आदि तैयार करना और भाषा के क्षेत्र में शोध करना, शोध कार्यों के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अब जो यांत्रिकीकरण है उसके द्वारा राजभाषा हिंदी व अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें काम करना भी आसान हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रचार प्रसार का क्षेत्र है ना हिंदी का, उसमें यांत्रिकीकरण ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया, उसका प्रभाव हम देख सकते हैं। तो ये यांत्रिकीकरण का प्रभाव हो गया हिंदी के क्षेत्र में। एक प्रश्न आता है, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, या फिर भाषा प्रौद्योगिकी और हिंदी। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ अनेक आविष्कारों का जन्म होता है। जैसे सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ था, फिर हथियार हो गए, फिर भाप, डीजल, पेट्रोल, बिजली का आविष्कार हुआ। तो इन चीज़ों का धीरे धीरे आविष्कार हुआ। पहले पहिए का आविष्कार हुआ तो हाथ से खींचा जाता था, उसके बाद क्या भाप की मदद से खींचा गया, फिर डीजल, पेट्रोल, बिजली, इनसे और जल्दी से काम होने लगा। उसके बाद बाकी चीज़ें जो है वो पहिए को गति प्रदान करती थी, यानी कि धीरे धीरे हमारे श्रम में कमी होती जा रही थी। मानव जो श्रम है वो कम होता गया, वह काम की गति में तेजी आती गई। इस मशीनीकरण के द्वारा आर्थिक स्तर पर भी सुधार दिखाई देने लगे। 21वीं सदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से सूचना प्रौद्योगिकी को भी बल मिला। सूचनाओं का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, विश्लेषण व प्रयोगों में आसानी होने लगी, यानी कि इसका विकास तेज गति से होने लगा।
शिक्षा, अनुसंधान, राष्ट्रीय सुरक्षा, वाणिज्य, व्यापार आदि क्षेत्रों में भी सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता बढ़ती ही जा रही थी, यानी उसकी जरूरत हमें हो रही थी। उसी टाइम कंप्यूटर आया, कंप्यूटरीकरण ने इसे एक नई दिशा प्रदान कर दी। कंप्यूटर से तो काम और तेज गति से होने लगे और सटीकता से होने लगे। सूचना प्रौद्योगिकी मूलतः कंप्यूटर, संचार, इलेक्ट्रॉनिकी व अंतर वस्तु प्रौद्योगिकी का भी समन्वय है। वर्तमान में यह सूचना उत्पादन, विश्लेषण, भंडारण व संचरण आदि प्रक्रियाओं के साथ भी कार्य करता है। साथ ही इसमें सूक्ष्म संसाधक, माइक्रो प्रोसेसर, डेटा भंडारण युक्ति, डाटा स्टोरेज डिवाइस व डेटा संचरण तत्व यानी कि डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट्स भी आ गए हैं। यही सूचना प्रौद्योगिकी है। अब सूचना प्रौद्योगिकी का हिंदी में यानी कि भाषा प्रौद्योगिकी व हिंदी का क्या संबंध है? प्रौद्योगिकी का मुख्य क्षेत्र प्रकृत भाषा संसाधन में मशीनी अनुवाद एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके माध्यम से समय और जो श्रम है उसकी बचत संभव हो गई है। भाषा प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर प्रणाली की अनेक प्रक्रियाएं शामिल होती है, जैसे मशीनी अनुवाद, जो होता है वो वाक संश्लेषण, मानव मशीन अंतरापृष्ठ, वाक अभिज्ञान, बिंब संसाधन, OCR, OHR, शब्द संसाधक, वर्तनी जांचक, व्याकरण जांचक, प्रोसेसिंग हो गई और टैगिंग हो गई, फॉन्ट परिवर्तक, कुंजी पटल की यंत्र योजना आदि ये सारे के सारे कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न प्रयोग हैं। मशीनी अनुवाद जो है वो हमारी भाषा प्रौद्योगिकी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। प्रकृत भाषा संसाधन में मशीनी अनुवाद द्वारा समय व श्रम की बचत संभव है। इस प्रक्रिया में अनुवाद किया जाने वाले जो डाटा होता है ना, उनका निवेश कंप्यूटर प्रणाली के द्वारा होता है। कंप्यूटर में दोनों भाषाओं के शब्द, मुहावरों व व्याकरण नियमों पर संरक्षित होते हैं। शब्दकोश व व्याकरणिक विश्लेषण की भांति इस प्रणाली के द्वारा मूल पाठ का विश्लेषण, अंतरण व संश्लेषण किया जाता है। इससे मूल पाठ का दूसरी भाषा में जो होता है ना वो स्वचालित अनुवाद हो जाता है। अनुदित पाठ निर्गम के रूप में प्राप्त होता है। इसका स्वरूप सामान्य, तकनीकी व साहित्यिक हो सकता है। प्रणाली में उपलब्ध द्विभाषी शब्दावली, व्याकरण नियम व उनकी सटीकता पर ही अनुवाद की जो प्रक्रिया होती है ना वो निर्भर करती है। परंतु कंप्यूटर प्रणाली है वो मनुष्य की बुद्धि के समान एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं कर सकती। यानी कि जैसा हम सोचते हैं ना, हमारे दिमाग में प्रोसेसिंग चलती रहती है भाषा के ट्रांसलेशन की, वैसे कंप्यूटर नहीं कर सकता। कंप्यूटर में तो जो हम डालेंगे वो ही अनुवाद करता है, क्योंकि अनुवाद कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली कलान विधि के रूप में ही संभव है। मशीन का जो अनुवाद है वो 3 प्रणालियों पर आधारित होता है। पहला है नियम आधारित प्रणाली, यानी इसमें वाक्यपरक व्याकरण को महत्व दिया जाता है जो कि व्याकरण के नियमों के ऊपर आधारित है। दूसरी है उदाहरण आधारित प्रणाली। इसके अंदर जो कारपेरो यानी कि विपुल शब्द भंडार की तरह कंप्यूटर के लिए कृत्रिम बुद्धि से कारपोरा व नियम बनाए जाते हैं, बहुत सारे शब्द डाल दिए जाते हैं उसमें। सांख्यिकी आधारित प्रणाली है तीसरी। इसमें भाषा युग्म के मध्य सांख्यिकी संरचनाएं बनाकर विरचना व सुव्यवस्थित अंतरापृष्ठन अपनाया जाता है। भाषा प्रौद्योगिकी के आने से हिंदी में मुद्रण, संपादन, प्रकाशन आदि में तेजी आई है। तो ये भाषा प्रौद्योगिकी का हिंदी के ऊपर प्रभाव था। नेक्स्ट है शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी। विद्यार्थी किसी भी विषय को, जैसे कि वो हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, इनको जिस माध्यम में पढ़ते हैं वो ही माध्यम क्या उतना ही महत्वपूर्ण होता है वो माध्यम, जितना कि वो जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ना, विषय जितना हमारा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है उतना ही वो जो माध्यम है ना वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें माध्यम वही चुनना चाहिए जो कि हमें समझ आए। और अगर हमें वो समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि आपने लोगों ने कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें आपने हिंदी में आप अच्छा कर रहे हो और आपने उसमें इंग्लिश मीडियम ले लिया और इंग्लिश आपको समझ नहीं आ रहा है, तो जब आप पढ़ने बैठेंगे उस सब्जेक्ट को तो पहले तो आप उनका ट्रांसलेशन करते करते ही थक जाएंगे, तो आप उस सब्जेक्ट पे ध्यान कैसे दे पाएंगे। ऐसे ही अगर आपको इंग्लिश अच्छी है और हिंदी में आपको कुछ शब्दों में दिक्कत हो रही है तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट लेना चाहिए, नहीं तो आप हिंदी समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो यही हमारी शिक्षा का माध्यम के रूप में हिंदी है, ये हमें समझाया गया है। जैसे विद्यार्थी के लिए भाषा के माध्यम का महत्व होता है, वैसे ही भाषा के लिए भी शिक्षा का माध्यम बनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा अनेक विषयों का माध्यम बनकर भिन्न भिन्न सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनती है।
शिक्षा का माध्यम छात्रों को मुख्यतः दो प्रकार से प्रभावित करता है। पहला तो जिस भाषा का जो भाषा होता है ना, जिस भाषा माध्यम में बच्चा शिक्षा पाता है उससे उसकी बौद्धिक क्षमता का समुचित विकास होता है। और दूसरा, जब वो शिक्षा प्राप्त करता है तो उसके बाद उस भाषा के माध्यम में व्यावसायिक प्रयोग कर सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन में वो योगदान देता है। अगर भाषा माध्यम की जानकारी ना हो तो छात्र विषय की जानकारी होने पर भी अपने ज्ञान का रचनात्मक प्रयोग नहीं कर पाता, और जो दूसरा भाषा माध्यम है उसको सीखने में ही अपनी पूरी बौद्धिक क्षमता को लगा देगा तो विषय पर कैसे ध्यान देगा। यह माना जाता है कि शिक्षा का माध्यम व्यक्ति की प्रतिभा के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अतः जो शिक्षा का माध्यम हो गया उसकी भाषा व प्रयोजन परक क्षेत्र की भाषा एक हो तो इससे समाज व राष्ट्र दोनों का ही विकास हो सकता है। चूंकि एक भाषा केवल शिक्षा का माध्यम नहीं बनती बल्कि कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी योगदान देती है, इसलिए हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाना उचित ही नहीं बल्कि सार्थक भी है। क्योंकि क्या है, हिंदी हमारे देश में बहुभाषी क्षेत्रों में बोली जाती है, समझी जाती है। हिंदी को माध्यम के रूप में चुनने के अन्य कारण भी है कि भारतीय शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा व जनसामान्य हो गए, शिक्षा का माध्यम, राजभाषा, रोजगार से जुड़ाव, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना से जुड़ाव, ये सारे के सारे हिंदी से संबंधित हैं, जिसकी वजह से हम हिंदी को भाषा का माध्यम चुन सकते हैं। माध्यम के रूप में हिंदी, उसकी सीमाएं या संभावनाएं कितनी है, यानी कि हमें क्यों चुनना चाहिए और ये चुनेंगे तो इसकी संभावनाएं क्या क्या हैं। अष्टम सूची की भाषा हिंदी को शिक्षा माध्यम बनाने की उपयोगिता भारतीय जनता के विकास व राष्ट्रीय प्रगति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इससे समाज में वर्ग भेद मिट सकता है, परंतु माध्यमिक स्तर पर इसे अपनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि क्या इसे उच्च शिक्षा में यानी कि विश्वविद्यालय ना उनमें भी अपनाना पड़ेगा। आज हिंदी माध्यम की उच्च स्तरीय सामग्री आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध नहीं है, पर जब आधुनिक ढंग की शिक्षा की शुरुआत की गई तो इस दिशा में प्रयास किए गए थे। 1860 ईस्वी से आज़ादी तक बड़ी संख्या में विभिन्न विषयों की पुस्तकें प्रकाशित व लेखन और उनका अनुवाद किया गया। इतिहास, संस्कृति, विज्ञान आदि पर लेख लिखे गए। प्रमुख लेखक काशी प्रसाद, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महेश चरण सिन्हा, डॉक्टर सत्य प्रकाश, फूलदेव सहाय आदि ने हिंदी में काफ़ी साहित्य और उनका अनुवाद किया था। इस समय पत्र पत्रिकाओं में भी क्या विज्ञान, आयुर्विज्ञान महासम्मेलन पत्र और जो पत्रिकाएं थे उनके अलावा हिंदी की प्रमुख और भी रचनाएं थी, जैसे कि सरस्वती प्रभा, विशाल भारत आदि भी उस टाइम प्रकाशित हुई। आज़ादी के पश्चात कुछ समय के लिए हिंदी का विकास रुक सा गया था, परंतु 1965 से 75 तक फिर से एक बार क्या तेजी से इसका विकास हुआ। इसके बाद इसमें फिर से धीरे धीरे कमी आने लगी। केंद्रीय स्तर पर आज हिंदी लेखन को बढ़ावा दिया जा रहा है व पुरस्कारों का भी प्रावधान है, परंतु फिर भी हिंदी लेखन कार्य में अपेक्षित विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि शिक्षक जो हैं और विद्वत वर्ग हैं, विशेषज्ञ हैं, इसमें पूर्णतः रत नहीं है। क्योंकि मौजूदा जो नौकरशाही है ना, वो व्यवस्था इसमें बाधा बन रही है, क्योंकि यहाँ पे सबको इंग्लिश सीखनी हो रही है। हिंदी का महत्व समझने के बाद भी भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था उनका रुझान अंग्रेजी की ओर होने से हिंदी में विकास कार्य अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। अतः हिंदी व अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं उनको रोजगार से जोड़ना जरूरी है, ताकि अपने आप ही हिंदी माध्यम के रूप में उभर कर सामने आ सके। आज सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों व प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम के रूप में हिंदी अपनी पैठ जमा रही है। ये भाषा के माध्यम में हिंदी हो गई। एक प्रश्न आपका मानकीकरण के ऊपर बहुत बार रिपीट हुआ, बहुत बार रिपीट हुआ है कि मानकीकरण से संबंधित कि मानकीकरण क्या है, मानकीकरण की क्या समस्याएं हैं, इसका स्वरूप क्या है, औचित्य क्या है, यानी कि बहुत बार मानकीकरण के बारे में पूछा गया। तो ये वाला मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले मानकीकरण समझना होगा कि मानकीकरण है क्या। हर आधुनिक भाषा को एक मानक भाषा की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद वह अपने प्रयोग क्षेत्र का विस्तार कर सके और समृद्धि पा सके। मानकीकरण मानक भाषा के बाद का सोपान है, यानी कि मानक भाषा में मानकीकरण की जरूरत पड़ती है। मानक भाषा क्या होती है कि समाज द्वारा किसी रूप की स्वीकृति है, जिसे हम चयन की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। हॉगन के शब्दों में हॉगन ने कहा है कि भाषा के रूप को कोडबद्ध करने की प्रक्रिया ही मानकीकरण। एक छोटी सी परिभाषा है, आप इसमें अपने शब्दों में कुछ लिखेंगे और एक ये परिभाषा लिख देंगे ना, तो भी आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। हॉगन ने क्या कहा है? हॉगन के शब्दों में भाषा के रूप को कोडबद्ध करने की प्रक्रिया, भाषा का रूप है उसे कोडबद्ध करने की प्रक्रिया ही मानकीकरण है।
यानी मानकीकरण से हमारा तात्पर्य है भाषा की इकाइयों में जो विकल्प हों उनमें से एक विकल्प को स्वीकृति दे दी जाए, अन्य विकल्प है उनको अमानक कर दिया जाए। यानी भी ई हम ऐसे लिखेंगे तो ई ऐसे ही लिखेंगे, बाकी तरीकों से लिखा गया वो गलत होगा। तो ये अगर हम तय कर दें तो मानकीकरण हो जाता है। अन्य विकल्पों को अमानक माना जाए, जो विकल्प मानक माने जाएंगे उन्हीं का प्रयोग पूरा समाज करेगा ताकि भाषा में एक रूपता है। अतः किसी समाज द्वारा किसी एक भाषा रूप का चयन भाषा को जन्म देता है और भाषाविद उस भाषा के किन्हीं निश्चित रूपों का चयन करते हैं तो वो चयन मानकीकरण कहलाता है। मानकीकरण के दो उद्देश्य होते हैं। मानकीकरण के उद्देश्य भी पूछे जाते हैं, क्यों की जाता है मानकीकरण या इसके क्या उद्देश्य है, तो दो उद्देश्य, एक रूपता व सरलीकरण। अब मानकीकरण का औचित्य यानी कि वो ही बात होगी क्यों किया जाता है या फिर इसके क्या कारण है मानकीकरण के। बहुत से विद्वानों का मानना है कि मानकीकरण यानी कि भाषा का मानकीकरण संभव नहीं है, क्योंकि भाषा एक बहती हुई नदी के समान है। अतः किसी भी एक व्यक्ति के प्रयास से भाषा को मानकीकृत नहीं किया जा सकता। अक्सर कहा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषिक विकल्पों के संदर्भ में मानकीकरण का कार्य संपन्न किया था और हिंदी का जो रूप आज हमारे सामने है उसमें उनका बड़ा योगदान है। परंतु वास्तव में क्या उन्होंने अकेले नहीं किया था, उन्होंने कुछ टाइम पत्रिका निकालते थे सरस्वती, उसके द्वारा उन्होंने काम किया था। परंतु वास्तव में उनका अकेले का काम नहीं है, बल्कि उनकी सरस्वती पत्रिका के संपादन के समय उन्होंने ये काम किया था। यानी हम कह सकते हैं कि मानकीकरण की प्रक्रिया संस्थागत होती है और इस दिशा में संस्था के कार्यों को ही स्वीकृति मिलती है। देश विदेशों में भी मानकीकरण के लिए संस्थागत प्रयत्न किए गए हैं। रूस में जो विभिन्न भाषाएं होती हैं उनके लिए लिपि के लिए रूसी साहित्य अकेडमी ने कार्य किया था। फ्रांस में फ्रेंच अकेडमी ऑफ लिटरेचर नामक संस्था ने फ्रांसीसी भाषा के मानकीकरण का कार्य किया था। और जो फ्रेंच भाषा उसमें तो इस तरह से मानकीकरण किया गया है कि ये फ्रेंच भाषा है विश्व की एकमात्र भाषा है जो सबसे ज़्यादा मानकीकृत है, यानी कि उसमें शब्द जैसे लिखे गए वैसे ही है, उसमें कोई हेरफेर नहीं हो सकता है। परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि क्या मानकीकरण आवश्यक है, इस प्रकार का मानकीकरण क्या जरूरी है? क्योंकि कुछ विद्वान फ्रेंच अनुभव यानी कि फ्रेंच को जितना मानकीकृत किया गया ना उससे कहते हैं, उसे देख के कहते हैं कि ये भाषिक अधिनायकवाद है, यानी कि भाषा के ऊपर उन्होंने लगाम कस ली है। वे मानते हैं भाषा को अधिक मुक्त व स्वतंत्र कर देना चाहिए, उसे कसा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कठोर मानकीकरण से शुद्धतावादी दृष्टिकोण पनपता है जो कि भाषा की प्रगति में बाधक बनता है। इस संदर्भ में अंग्रेजी एक उदार भाषा कही जा सकती है, यानी कि अंग्रेजी भाषा एक ऐसी उदार भाषा है कि उसमें हम अपने किसी भी भाषा के शब्द उसके अंदर जोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें भाषिक शुद्धता के स्थान पर सभी भाषाओं के शब्द ग्रहण करने की क्षमता होती है। अतः यह एक रूप ना होकर इंग्लैंड की अंग्रेजी हो गई, कोई कहता है अमेरिका की अंग्रेजी हो गई, कोई कहता है ऑस्ट्रेलिया की अंग्रेजी। अब अंग्रेजी है लेकिन सबका बोलने का तरीका अंग्रेजी अलग है, तो उनके अलग अलग अंग्रेजी हो गई। तो अंग्रेजी के भिन्न भिन्न रूप हो गए उसके, ये विभिन्न उनके क्षेत्रीय रूपों में मिलती है। इस प्रकार मानकीकरण की प्रक्रिया भाषा के विकास में बाधक है या फिर जो भाषा है उसके लिए आवश्यक है, ये एक विवाद का विषय होता है। अब दूसरा प्रश्न उठता है, वास्तव में मानकीकरण संभव है क्या? इस संदर्भ में हम हिंदी का उदाहरण देख सकते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने वर्तनी के मानकीकरण के कुछ सुझाव दिए हैं, परंतु इनका अनुपालन नहीं किया, क्योंकि विद्वान के जैसे अब हम किसी एक चीज़ को अक्षर को किसी तरह से लिख रहे हैं, हम वही आदत हो जाती है हमें, भले ही कोई कुछ भी कह दे कि ये ऐसे लिखो ऐसे, अब हमें आदत ही वो लिखने की हो गई, तो वो हमें ऐसे ही जो विद्वान होते हैं वो भी उसी वर्तनी में लिखने के आदी होते हैं। क्योंकि हम चाहे कितने भी मानकीकरण कर ले, जब तक इसे सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती तब तक ये सफल नहीं हो सकता है। तो ये हमारा औचित्य हो गया कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। औचित्य अगर पूछा जाए तो आप ये लिखेंगे, अगर पूछा जाए कि मानकीकरण के उद्देश्य क्या है तो आप क्या लिखेंगे? मानकीकरण का जो प्रमुख उद्देश्य होते हैं वो दो उद्देश्य होते हैं। पहला है एक रूपता, दूसरा है सरलीकरण, यानी कि हमें एक जैसा बनाना है भाषा को और फिर भाषा को सरल करना है, इसलिए हम मानकीकरण करते हैं। शिक्षा व यांत्रिकीकरण की दृष्टि से भाषा का एक रूप होना जरूरी है। जैसे हिंदी में एक अक्षर के 3 रूप प्रचलित हैं, जैसे 6 है ना, 3 तरह से लिखा गया है, तो ऐसे में आप उस वर्ण के मुद्रण कंप्यूटर में उसके प्रयोग में कठिनाई हो सकती है। अभी कंप्यूटर में 3 अक्षर थोड़ी ना डालेंगे 6 के, एक ही होगा,
और छपाई में भी ये एक ही होता है टंकण में, तो उसके प्रयोग में कठिनाई होती है। अतः मानकीकरण इनमें से एक रूप को मानक व अन्य को अमानक बना देता है। वैसे एक रूपता के प्रयत्न में किसी को भी मानसिक रूप से समस्या नहीं होगी, बल्कि अमानक रूप लिखने वाले को अपनी आदत बदलनी पड़ेगी, बस सिर्फ एक चीज होगी, इससे किसी को मानसिक परेशानी नहीं होती है। दूसरा है इसका उद्देश्य सरलीकरण। सरलीकरण भाषा के विकास के लिए जरूरी होता है और मानकीकरण का उद्देश्य भी होता है। जैसे हिंदी में संयुक्त अक्षरों को हलंत में लिखने से लेखन पद्धति सरल हो जाती है। जैसे अब ये इसमें लिखा हो ना, द हो गया, द और ध को साथ लिखा है तो द के हलंत लगा के ध कर दिया। तो इस तरह से अक्षर ना पुराने वर्ण थे, फिर उनमें हलंत लगा के और उनको आसान कर दिया गया। पर सरलीकरण की प्रक्रिया को कुछ लोग कृत्रिम रूप से परिवर्तन की ओर ले जाते हैं, जो कि भाषिक समुदाय को मानसिक अवरोध हो सकता है। यानी कि अब हमें आदत नहीं है उस चीज को लिखने की, तो मानसिक रूप से हमें परेशानी हो सकती है। जैसा देवनागरी लिपि में सुधार हेतु 1935 में काका काके जो कालेलकर है, उनकी अध्यक्षता में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा गठित वर्धा समिति में हिंदी के स्वरों को ए की बारह खड़ी में लिखने का सुझाव दिया। अब हमें ए आ ई वैसे लिखने की आदत है, और उन्होंने कहा कि ना ए अनार की बारह खड़ी, जैसे कै कबूतर की बारह खड़ी तो ए अनार की बारह खड़ी लिखो, और ये जो लिखा गया ना ए आ ई इस तरह से लिखो। पर ये क्या परिवर्तन कृत्रिम लगते हैं, यानी कि ये नकली सा लगता है। ये क्या है कि ए की क्या बारह खड़ी, वो तो खुद अपना पूरा का पूरा वो मात्राएं उसके अंदर लगाते हैं। तो इनके अंदर भी अगर हम मात्राएं लगा देंगे तो नकली से शब्द प्रतीत होंगे, तो ये समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं किए जाते हैं। एक प्रश्न आता है हमारा, मानकीकरण का स्वरूप बताइए। मानकीकरण का स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानकीकरण भाषा की हर इकाई व हर अंग में संभव है, जैसे कि उच्चारण, वर्ण की आकृति, वर्णमाला, वर्तनी, व्याकरणिक संरचनाएं व शब्द। उच्चारण में कैसे जो ये स्वरूप उच्चारण में कैसे यूज होता है। उच्चारण भेद भाषा में सबसे ज्यादा प्रचलित होता है, परंतु उच्चारण के अमूर्त होने के कारण प्राय इसका मानकीकरण नहीं किया जाता, यानी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। बोल रहे हैं तो बोलने में हम क्या क्या मानक कर सकते हैं, जैसा बोलना सबको बोलेंगे भाई। हिंदी भाषा क्षेत्र विस्तृत है, अतः इसमें विविध बोलियां भी है। इस कारण हिंदी के उच्चारण मानकीकरण की अधिक आवश्यकता है। वैसे तो इस और कोई संगठित असंगठित प्रयास नहीं किए गए हैं, पर फिर भी उच्चारण का एक मानक रूप उभर रहा है, जो कि हम फिल्मों, रेडियो व दूरदर्शनों से देखते सुनते हैं ना, उसी तरह हम भी बोलने का प्रयास करते हैं। तो इससे मानकीकरण धीरे धीरे हो रहा है। दूसरा होता है वर्णाकृति, वर्ण की आकृति। वर्ण किस रूप में लिखा जाए और उसकी विभिन्न रेखाओं का अनुपात क्या हो, यह भी मानकीकरण का विषय है। अभी तक यह मानक रूप तैयार नहीं किया गया है। वह हिंदी अक्षरों की बनावट का जिम्मा मुद्रण अक्षर बनाने वाली जो कंपनियां ना, उनके ऊपर दिया गया था। अतः हमें भिन्न प्रकार के अक्षर मिल, जैसे क्या जो हम जिन मुद्रण कंपनियों को दिया, तो एक मुद्रण कंपनी तो है नहीं, एक हो तो वैसा का वैसा सब लिख दे, लेकिन कई विभिन्न मुद्रण कंपनियां हो गई तो सब अपने तरीके से लिखते हैं। जैसे ये धा शब्द है, इसको कोई इस तरह से लिखता है, कोई दूसरे प्रकार से लिखता है। ऐसे वर्णों से कंप्यूटर क्षेत्र में समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है वर्णमाला। वर्णमाला में वर्णों की बनावट का मानकीकरण आवश्यक है। हिंदी में कुछ वर्ण भिन्न भिन्न आकार में मिलते हैं, अतः निदेशालय द्वारा इनको मानकीकृत कर बाकी को अमानक माना गया है। जैसे ऊपर ये ऐसे लिखा जाता था, ख ऐसे लिखा जाए ऊपर लिखा जाता, तो उनको फिर बाद में मानक कर दिया गया कि इस तरह से लिखा जाएगा। वर्ण का मानकीकरण संभवतः भाषा का सबसे सरल पक्ष है, क्योंकि वर्णों का नियंत्रण फाउंड्रीज करती है। वह आधुनिक युग में वर्ण का आकार कंप्यूटर की कंपनियां निर्धारित करती हैं, और लोग फिर उन वर्णों के आदि भी हो सकते हैं। परंतु दिक्कत यह है कि अलग अलग कंप्यूटर कंपनियां अपने अपने हिसाब से वर्णों का निर्धारण करती है, अतः हिंदी में मानकीकरण संभव नहीं हो पाया है। नेक्स्ट, किस इकाई में मानकीकरण हो सकता है? वर्तनी। यह कोश निर्माण व कंप्यूटर की पर भाषा माध्यम से काम करने के लिए जरूरी है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने वर्तनी के मानकीकरण के लिए कुछ नियम निर्धारित किए थे, परंतु दिक्कत यह है कि हिंदी में हजारों शब्द और हिंदी निदेशालय कुछ ही शब्दों का मानकीकरण करना चाहता है। तो किन शब्दों में, कई शब्दों में तो क्या मानकीकृत दे रहा है कि इसमें ये करना है, किसी शब्दों में दो दो तीन तीन अक्षर के हाँ भाई ऐसे लिख सकते हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। ये मानकीकरण के नियमों के खिलाफ है ये मान्यता, क्योंकि मानकीकरण पूरी भाषा के संदर्भ में किया जाता है, एक दो शब्दों या वाक्यों के संदर्भ में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, व्याकरणिक संरचना है, तो इसी इकाई में भी मानकीकरण हो सकता है। लोग व्याकरणीय संरचनाओं को शैली का नाम दे देते हैं। जैसे कहते हैं हिंदी में कहा जाता है मुझे जाना है, कोई कहता है कि मैंने जाना है, तो कह देते हैं कि भाई इनकी भाषा शैली ऐसी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसको हम भाषा शैली भी कह सकते हैं, कोई त्रुटि भी कह सकते हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये भी एक सोचने का विषय है। यानी एक वाक्य कि मैंने दिया,
मैंने दिया हुआ है, उनके विकल्प में कोई कहे कि मैंने दे रखा है, अपना कोई सामान जैसे दे रखा है, तो इसमें हम किस विकल्प को सही मानेंगे, किसको गलत मानेंगे, किसको तो मानेंगे रखेंगे, किसको छोड़ेंगे। तो वैसे व्याकरण की दृष्टि से हमें एक को मानक मानना, दूसरे को छोड़ना ही पड़ेगा, पर हिंदी के क्षेत्र में मानकीकरण इस तरह का नहीं हो पाया है। नेक्स्ट, शब्द के जो शब्द इकाई है ना, उसके ऊपर भी मानकीकरण कैसे हो सकता है। इसमें शब्द अर्थ व शब्द रचना शामिल है। भाषा के सामान्य शब्दों के मानकीकरण का अर्थ शब्द के अर्थ को सीमित करना नहीं, बल्कि उनके अर्थ व प्रयोग को सुनिश्चित करना। यह काम एक अच्छे शब्दकोश करते हैं, परंतु हिंदी में शब्द के प्रयोगों के संदर्भ में कोई कोश उपलब्ध ही नहीं है। मानकीकरण के उपाय, कार्यान्वयन, जो कार्यान्वयन हो गया, और समस्याएं क्या क्या है, यानी कि मानकीकरण में की समस्याएं पूछ सकते हैं, इनके कार्यान्वयन पूछ सकते हैं कि भाई ये इस तरह किस तरह से कार्य करता है और इसमें क्या क्या कठिनाइयां आती है। मानकीकरण में आने वाली समस्याएं, एक समस्या आती है कि निजी प्रयत्नों से मानकीकरण नहीं हो सकता है, अतः मानकीकरण एक संस्थागत प्रयत्न माना जाता है, परंतु फिर भी लेखक अपनी ओर से मानकीकरण के प्रयत्न करते रहते हैं, अतः इनमें विविधता बढ़ जाती है। दूसरा क्या, मुद्रण द्वारा भी मानकीकरण की प्रक्रिया होती है, पर जब एक ही फाउंड्री देवनागरी में टाइप करने की मशीन बनाती तो शायद मानकीकरण होता, लेकिन के कई कंपनियां होती, कई फाउंड्रियां होती हैं, अतः एक से अधिक कंप्यूटर कंपनियां हिंदी के अक्षर लाती है, तो मानकीकरण में थोड़ी कठिनाई आ रही है। नेक्स्ट, मानकीकरण में एक अन्य कार्य प्रकाशक व संपादक लोग भी कर रहे हैं। लेखक कुछ भी लिखे हुए अपनी तरह से उन्हें संपादित करते हैं। इस दिशा में कोई कहते हैं कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी है, उनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन वह इसलिए कि वे उस समय अकेले काम कर रहे थे, ऐसा नहीं। अब कह देंगे कि भाई वो भी तो प्रयास कर रहे थे करने का, अकेले उन्होंने किया, तो वो अकेले थे, लेकिन वो उस टाइम और कोई ये प्रयास नहीं कर रहे थे कि भाई मैं कह रही हूँ कि एन आर को ऐसे लिखा गया है और दूसरा कह रहा है ऐसे लिखा गया है, तो उसमें फिर विविधता आती है। उस टाइम वो एक ही कह रहे थे, तो उसमें एक रूपता थी, तो इसलिए वो महत्वपूर्ण माना जाता है। पर आजकल निजी प्रयत्नों के कारण मानकीकरण संभव नहीं हो सका है। नेक्स्ट, जैसा हम जानते हैं कि मानकीकरण एक संस्थागत प्रयत्न और इसका प्रमुख अभिकरण भारत सरकार है, जो कि लिपि परिवर्तनी का कार्य केंद्रीय निजी जो हिंदी निदेशालय उसको देती है, और निदेशालय बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन उसको निदेशालय ने एक प्रयत्न तो किए हैं, परंतु वे सही व उचित ना हो तो समस्या हो सकती है। जैसे उन्होंने हलंत का उदाहरण देख सकते हैं हम। निदेशालय ने कहा कि सही वर्तनी में रूप में बुद्धि ऐसे लिखा जाएगा, फिर उन्होंने थोड़े दिन के बाद कहा ऐसे बुद्धि लिखा जाएगा, फिर थोड़े दिन बाद जो पुरानी वाली थी उसी को स्वीकार कर लिया गया। तो ऐसे तो और भी उदाहरण है। तो ये अनिश्चित ढंग से मानकीकरण है ना, ये भाषा में कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट है कि मानकीकरण के सुझाव के साथ साथ सिफारिशें भी लागू करनी चाहिए। जैसे उन्होंने कह दिया कि हिंदी निदेशालय ने कहा कि संबंध शब्द इस तरह से लिखा जाएगा कि न और मैं की जगह पर अनुस्वार लग जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या, लोगों ने मतलब ध्यान ही नहीं दिया, बस उन्होंने कह दिया, सिफारिश पास कर दी और बस हो गया, सिफारिश को लागू करने पे ध्यान नहीं दिया। और इस चक्कर में क्या हुआ कि एक जिस तरह से संबंध पहले लिखा जाता उसके स्थान पर चार चार तरह से लिखा जाने लगा। कोई अलंत लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा है, कोई कहीं पे लगा रहा है, कोई कहीं पे लगा रहा है। तो ये संबंध शब्द के चार रूप हो गए, यानी कि कठिनाई ज्यादा बढ़ गई। अब सवाल यह उठता है कि फिर मानकीकरण लागू कैसे होगा। इसका पहला साधन है शिक्षा का क्षेत्र, यानी कि जो लोग पहले सीखते आ रहे थे उन्हें तो हमें जो लिखेंगे भाई वो लिखेंगे। अब जैसे हमने जो सीखा है उसी तरह से लिखेंगे, लेकिन जो अगर बच्चे जैसे नए आ रहे हैं उनको शुरू से ही एक जैसा लिखना सिखाया जाएगा ना पूरे भारत में, तो ये आ सकता है, बच्चे मानकीकृत भाषा सीख सकते हैं। अगर बच्चे स्कूल में जाएं, उन्हें मानकीकृत लिपि में ही पढ़ाया जाए तो वे सब एक ही लिपि में सीखेंगे। साथ ही प्रकाशन में अनेक जो तरीके हैं उनके बजाय सिर्फ सरकारी मुद्रण द्वारा ही मानक रूप से प्रकाशित किया जाए तो ये संभव है। साथ ही फाउंड्री व कंप्यूटर पर तैयार सामग्रियों को नियंत्रित किया जाए तो मानकीकरण संभव है। तो ये मानकीकरण के ऊपर 2-3 प्रश्न थे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। अब हमारा एक इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है, संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है, संवैधानिक स्थिति हिंदी की क्या है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं थोड़ा सा इसको आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए हो तो आप मेल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID दी गई होगी, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको 20 रुपये में PDF मिल जाएगी।
यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।